अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्री पार्टीशन के आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 की जो जंग आज़ादी थी, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और उसकी रीज़न्स पढ़ेंगे और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखेंगे। क्योंकि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में, कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसके बाद ही जो हिंदू और मुस्लिम्स हैं उनमें जो है डिवीजन्स स्टार्ट हुई। हिंदुओं का जो ट्रू फेस है वो सामने आया और फिर पाकिस्तान ने अपने राइट्स के लिए, पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक राइट्स के लिए जो है फिर डिफरेंट मूवमेंट्स स्टार्ट की। ठीक है, तो इसीलिए 1857 के जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं आज के लेक्चर में हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस बनी जिसकी वजह से इंडियंस जो थे, सब कॉन्टिनेंट के जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट किया। हिस्ट्री जो है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है 1857 की, ये हमारे पास ये एक सिग्निफिकेंट इवेंट कहलाता है और इसको डिफरेंट नेम्स जो हैं वो दिए जाते हैं। जो सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे वो 1857 के वॉर को जो है वो कहते हैं डेविल्स विंड, कि एक शैतानी आफत जो है ये आई थी। उसके अलावा जो है इसको म्यूटनी कहा जाता है, इंडियन रिवॉल्ट कहा जाता है और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी इसी को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी ना, उसके अगेंस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है एक कलेक्टिव रेजिस्टेंस की गई थी सब कॉन्टिनेंट के लोगों की तरफ से। जैसे कि हमें पता है कि 1600 में ये हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आई थी और उसने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट रूलर्स के साथ डिफरेंट जो है वो एग्रीमेंट्स किए और यहाँ पे उन्होंने ट्रेड जो है वो स्टार्ट की। ट्रेड की गर्ज से ही वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट रीजन्स को जो है वो अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया भी था जब हमने एक टाइमलाइन डिस्कस की थी डिफरेंट वॉर्स की, तो वहाँ पे 2 वॉर्स का मैंने जिक्र किया था जिसमें हमारे पास जो है बैटल ऑफ प्लासी आती है और फिर बैटल ऑफ बक्सर आती है। ये 2 वॉर्स जिसमें जो यहाँ पे मुस्लिम्स के जो रूल थे डिफरेंट रीजन्स में उसको डिसमेंटल करने की कोशिश की गई थी और वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के रूलर्स जो थे वो लाए जाने लगे। उसके अलावा डिफरेंट यहाँ पे जो पॉलिटिकल यहाँ इनिशिएटिव्स थे ब्रिटिशर्स की जानिब से, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, जो हेवी टैक्सेशन थे, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा एलियनेटेड करते हैं और फिर इन सारी वजूहात की बिना पर इंडियंस जो थे, जिसमें मुस्लिम और हिंदू दोनों मिल के उन्होंने ये रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्ट की। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि दोनों डिवाइडेड हो गए। ये रेजिस्टेंस कलेक्टिव थे, ठीक है, इसमें हिंदू और मुस्लिम कलेक्टिवली इन्वॉल्व थे। लेकिन फिर बाद में 1857 की जंग के बाद जो है वो हिंदू जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल हो गए और ब्रिटिशर्स की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ थी वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट थी। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि प्लासी जो जंग थी, जंग प्लासी और फिर बक्सर की जो वॉर थी, वहाँ पे भी जो मेजर ये बैटल्स थी जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो मुस्लिम्स के कंट्रोल में एरियाज़ थे वहाँ पे रूलर्स को डिथ्रोन किया गया और अपनी मर्ज़ी के रूलर्स जो हैं वहाँ पे अपॉइंट किए गए। उसके अलावा डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स और डिफरेंट अलाइंसेस भी इन्होंने स्टेट्स को फोर्स किया कि वो साइन करें। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखती हूँ। सबसे पहले एग्जांपल है हमारे पास सब्सिडियरी अलाइंसेस। अब सब्सिडियरी अलाइंसेस क्या है, जैसे कि हमें पता है कि सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थी। ठीक है, अब प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो टोटली इंडिपेंडेंट थी, वो अपने काम सारे खुद करती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके साथ सब्सिडियरी अलाइंसेस जो हैं वो साइन किए कि आप अपने डोमेस्टिक मैटर्स खुद ही देखेंगे लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, यानी कि ब्रिटिशर्स उसको जो है वो देखेंगे। दूसरी तरफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी जो है ये साइन की गई, जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी पता क्या था कि अगर किसी प्रिंसली स्टेट का जो रूलर है वो करंटली तो मेल है लेकिन उसका जो सक्सेसर है कोई भी अगर उसका बेटा नहीं है,
ठीक है। कोई भी उसके पास मेल सक्सेसर नहीं है तो उस रूलर के मरने के बाद वो स्टेट ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चले जाएगी। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी क्या थी, कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ये डॉक्ट्रिन दिया था कि अगर कोई प्रिंसली स्टेट ऐसी है जिसका जो रूलर है मेल रूलर है, ठीक है, अगर वो मर जाता है तो उसके बाद ना तो उसका बेटा है या कोई और मेल सक्सेसर मौजूद नहीं है, तो फिर वो स्टेट जो है ऑटोमेटिकली किसके रूल में आ जाएगी, ब्रिटिशर्स के रूल में। और फिर डायरेक्ट कन्क्वेस्ट यानी कि मुख्तलिफ जो इन्होंने प्रिंसली स्टेट्स थी उनको इन्वेड करके जो है वहाँ पे कंट्रोल हासिल किया। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं ये रीज़न्स बनते हैं कि और वहाँ के जो सब कॉन्टिनेंट के लोग थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से। तो फिर यहाँ पे जो है हमारे पास 1857 का रेबेलियन जो है वो यहाँ पे सामने आता है, बगावत जो की गई थी सब कॉन्टिनेंट के लोगों की तरफ से। ये अब हमने इसको ब्रीफली डिस्कस किया। हम हर कॉज जो है, हर फैक्टर जो इस वॉर को इनिशिएट करती है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, हम पॉलिटिकल कॉजेज़, इकोनॉमिक कॉजेज़ और सोशल कॉजेज़ जो हैं उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल कॉजेज़ सबसे पहले क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी। मैंने आपके साथ मेंशन किया कि लॉर्ड डॉलहाउस जो थे उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी दिया था और ये एक वे था जिसके ज़रिए डिफरेंट जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको क्या करना था, अनेक्स करना था, ठीक है, जिसमें स्टेट्स लाइक सतारा और झांसी जो स्टेट थी ना उसकी रूलर जो थी वो फीमेल रानी थी, ठीक है। तो इस वजह से ये प्लान बनाया गया था कि डिफरेंट स्टेट्स को जो है वो अनेक्स किया जा सके इस बुनियाद पे। फिर अनेक्सेशन ऑफ अवध, स्टेट ऑफ अवध का मैंने आपके सामने प्रीवियसली भी जिक्र किया था कि 1858 में इस स्टेट को अनेक्स किया जाता है फोर्सफुली। अब इसकी अनेक्सेशन के पीछे जो मेजर रीज़न थी ना, ये जो स्टेट थी ना ये इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बहुत एक लार्ज अमाउंट में जो रेवेन्यू होता था ना वो इस स्टेट से कलेक्ट किया जाता था। इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे स्टेट ऑफ अवध को अनेक्स करने में और फाइनली इन्होंने ऐसा किया भी था 1856 में। फिर उसके बाद आ जाता है डिसरिस्पेक्ट फॉर मुग़ल डायनेस्टी। अब मुग़ल एम्पायर के जो लास्ट रूलर्स थे, अब बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वो लास्ट रूलर थे जिन्होंने 1857 की वॉर जो है वो लड़ी। अब ये जो रेबेलियन स्टार्ट हुआ था, बगावत स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट में इतना ज़्यादा जो है वो इंटेंस नहीं था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स का मुग़ल एम्परर्स के साथ जो उनका रवैया था ना उसने बहुत ज़्यादा जो है इस वॉर को इंटेंसिफाई किया था, क्योंकि बहादुर शाह ज़फ़र जो है उसको जेल में कैद कर दिया, उसके बेटों के कटे हुए सर जो है वो उसके सामने लाए गए। तो ये जो हमारे पास इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ जो थी ब्रिटिशर्स की उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ये वॉर इंटेंसिफाई होती है। फिर हमारे पास है इकोनॉमिक कॉजेज़, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। अब देखें जो सब कॉन्टिनेंट के इंडिजिनस प्रोडक्ट्स थी, जो चीज़ें यहाँ के लोग बना रहे थे उनकी डिमांड मार्केट में बहुत कम होती जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी चीज़ें ला के बेच रहे थे, ठीक है। रॉ मटेरियल्स वो पता क्या करते थे, ये एक एक्सप्लॉयटेटिव मैयर थी जो कि ब्रिटिशर्स की जानिब से ली गई थी। वो सारे के सारे जो रॉ मटेरियल्स थे वो यहाँ से सब कॉन्टिनेंट से एक्सप्लॉयट करते, उनको बहुत लो प्राइसेस पे यहाँ से ख़रीदते यहाँ के मर्चेंट से, और फिर उनको सब वहाँ पे अपने ब्रिटेन में भेजते, वहाँ पे प्रोसेसिंग होती इंडस्ट्रीज़ में, उसी रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता, डिफरेंट प्रोडक्ट्स तैयार की जाती और वही प्रोडक्ट्स ला के फिर सब कॉन्टिनेंट में महंगे दामों बेची जाती थी। तो लोकल इंडस्ट्री जो है वो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी। फिर हमारे पास है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड्स पे जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाना था उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई गई और बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो टैक्सेशन के सिस्टम के थ्रू जो है वो इकट्ठा किया जाने लगा लैंड ऑनर से। फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरिस्टोक्रेसी थी।
कि यहाँ पे हमारे पास जो पेंशन वगैरह के सिस्टम थे वो ख़त्म किया गया। लोगों को जो है ना यहाँ के जो इंडियंस थे उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। इकोनॉमिक प्रेशर उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा था। उनको काफ़ी ज़्यादा जो जॉब्स थी उनसे हटाया जा रहा था और अपने ब्रिटिशर्स जो हैं उनको एम्प्लॉय किया जा रहा था। तो ये डिफरेंट जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी ब्रिटिशर्स की जानिब से, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के लोग जो थे वो इकोनॉमिकली ख़ुद को डिसएडवांटेज्ड फ़ील कर रहे थे। तो फिर ये हमारे पास जो है उनमें गम और गुस्सा आता है, जिसके इजहार के लिए वो जो है वो बगावत करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं। ये रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट होता है। फिर सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सिग्निफ़िकेंट है। सबसे पहले है रिलीजियस इंटरफेरेंस। अब कुछ ट्रेडिशंस थी हिंदुओं की और मुस्लिम्स के, जिनको आल्टर करने की कोशिश की गई, चेंज करने की कोशिश की गई। अब पहला जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया 1829 में, वो एवोल्यूशन ऑफ सती एक रस्म थी इनकी, कि जहाँ पे अगर हिंदुओं की एक ये रवाज है कि अगर किसी औरत का जो शोहर है वो मर जाता है तो इस लड़की को, उसकी बीवी को भी जो है या तो दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था साथ में, या फिर उसको दोबारा से शादी करने की इजाज़त नहीं थी। वो सफ़ेद कपड़ों में जो है अपनी सारी ज़िंदगी गुजारती थी। लेकिन उसके अलावा साथ में 1856 में लीगलाइजेशन ऑफ विडो री मैरिज, कि जो विडो है, जो बेवा है, जिसका शोहर मर गया है, उसको दोबारा शादी करने का हक़ है, ये लीगलाइज़ कर दिया था उनकी मैरिजेस को। तो ये अनवांटेड जो इंटरफेरेंस थी ना हिंदू ट्रेडिशंस में, ये हिंदुओं से बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसलिए हिंदू जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे और इस रिवॉल्ट का वो हिस्सा बने। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग थी। अब इसमें उन्होंने क्या किया था, क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी ना, ये हिंदुओं और मुसलमानों को फोर्सफुली क्रिश्चियन बना रही थी। ये जो फोर्सफुली कन्वर्जन्स थी ना, इसको भी अवॉइड करने के लिए जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ये रिवॉल्ट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। फिर हमारे पास जो है मिलिट्री कॉजेज़ इसमें आते हैं। ये हमारे पास इमीडिएट कॉज बनी थी जिससे ये रिवॉल्ट स्टार्ट होता है। हालांकि इस रिवॉल्ट और वॉर की प्लानिंग थी, लेकिन ये जिस टाइम पे ड्यू थी ये उस टाइम पे नहीं हुई, बल्कि उससे पहले ही जो है ये वॉर स्टार्ट होगी 10 मई को मीरत के मुकाम से। ठीक है, ये जगह का नाम भी याद रखिएगा, मीरत, और 10 मई को ये वॉर जो है वो स्टार्ट होती है। अब इसमें हुआ क्या था कि हमारे पास जो ब्रिटिशर्स की फोर्सेस थी, जो आर्मी थे, उसमें ब्रिटिशर्स भी रिक्रूटेड थे, साथ में सब कॉन्टिनेंट के लोग भी रिक्रूटेड थे। उसमें इंडियंस भी थे, हिंदूस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे। अब हुआ क्या कि न्यू राइफ़ल्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाई गई मिलिट्री में। लोगों को, फ़ौजियों को नई राइफ़ल्स दी गई। अब उन राइफ़ल से रिलेटेड एक चीज़ मशहूर हो गई, और जो कार्ट्रिजेस दिए गए उनको, कि उनको जो ग्रीस है वो किया गया है फॉक जो होता है, ठीक है, पोर्क जो होता है उसकी फ़ैट से, और साथ में काऊ की फ़ैट से। अब उनको ग्रीस करने के लिए पोर्क फ़ैट और काऊ फ़ैट जो है वो यूज़ किया। अब हमें पता है काऊ जो है ये बहुत ज़्यादा सेक्रेट समझी जाती है हिंदू रिलीजन में, और पोर्क जो है ये मुस्लिम इस्लाम के रिलीजन में जो है ये हराम समझी जाती है। अब जो मुस्लिम्स थे उनको पोर्क फ़ैट से मसला था, जो हिंदूज़ थे उनको काऊ फ़ैट से मसला था, कि हम इन कार्ट्रिजेस को, आपने जो ग्रीस किया गया है, ये चीज़ हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उन फ़ौजियों ने क्या किया था, न्यू कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से इनकार कर दिया था। फिर जिन्होंने इनकार किया, ब्रिटिशर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने उनको, कुछ लोगों को कैद किया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। बस उसके बाद जो है फिर ये रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाता है, और इसी रिवॉल्ट ये स्टार्ट हुआ, इमीडिएट कॉज इसकी यही बनी। और फिर हमारे पास जो है जब 85 सिपाहीज जो थे उन्होंने जब रिफ्यूज़ किया तो उनके अगेंस्ट इतनी स्ट्रिक्ट मेजर्स ली गई, तो फिर आवाम जो है, आम आवाम जो है वो फिर रिवोल्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जंग का जो है वो आगाज़ होता है। कॉजेज़ मैंने आपको बताई, इमीडिएट कॉज क्या बनी वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी।
अब मेजर सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट और लीडरशिप के किन किन एरियाज़ में ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ और वहाँ की लीडरशिप क्या थी। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम इसके फेलियर्स के रीजंस पढ़ेंगे ना, वहाँ पे मैं आपको ये चीज़ मेंशन करूँगी कि सब कॉन्टिनेंट के सारे रीजन्स, स्पेशली जो हमारे पास लार्जर प्रोविंसेस थे, पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था डायरेक्टली। अगर वो वहाँ के लोग इस रिवॉल्ट में स्टार्ट होते तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से आउस्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता। तो सोसाइटी खुद ही डिवाइडेड थी, यही एक मेजर रीज़न बनी थी इस रिवॉल्ट के फेलियर में। अब मेजर सेंटर्स की बात करें तो दिल्ली एक मेजर सेंटर था जो कि किसके अंडर था, बहादुर शाह ज़फ़र के, ठीक है। उसके बाद कानपुर है जो कि नाना साहिब और टांटिया टोप ये उसके रूलर्स थे, वो भी इस वॉर में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर झांसी एक स्टेट थी, उसकी जो रानी थी ना लक्ष्मीबाई, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। फिर लखनऊ की बेगम हज़रत महल जो थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। बिहार और फैज़ाबाद, ये डिफरेंट रीजन्स जो थे वो इस रिवोल्ट में इन्वॉल्व थे और ये उनके रूलर्स थे। अब एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जिस जिस रीजन में वॉर हो रही थी वो सारे के सारे रूलर्स इंडिपेंडेंटली जंग कर रहे थे, आपस में कोऑपरेशन इनका नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी इनकी नहीं थी कि किस तरह से हमने मिल के, अगर ये सारे मिल के भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू ये वॉर करते तो वो ब्रिटिशर्स को ज़रूर यहाँ से जो है शिकस्त दे के निकाल सकते थे। लेकिन ये जो रीजन्स और ये जो रूलर्स फाइट कर भी रहे थे ना, वो ख़ुद भी सेपरेटली जो है उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। नेचर एंड स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट की अगर बात की जाए तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये जस्ट नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में जो है ये स्टार्ट हुआ था। जो हमारे पास मेजर रीजन्स हैं जैसे कि पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, साउथ इंडिया हो गया, वहाँ पे ब्रिटिशर्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, वहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि हमें पता है पंजाब में सिख थे, ठीक है। सिखों ने जो है पहले ही एक अलायंस जो है, एक ट्रीटी जो है वो साइन कर ली थी ब्रिटिशर्स के साथ 1849 में, तो वो भी इस जंग में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं आए। बंगाल में भी उसका इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स का, वो भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो प्रॉपरली जो प्रिंसली स्टेट इसमें इन्वॉल्व भी थी उनमें कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं था। अब रीज़न्स क्या हैं जो कि इस रिवॉल्ट में फेलियर होता है सब कॉन्टिनेंट के लोगों को, मुसलमानों को, हिंदुओं को? लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन। ये ऊपर मैंने आपके सामने टेबल में जितने भी रूलर्स मेंशन किए, जितने भी रीजन्स मेंशन किए जो इस वॉर में इन्वॉल्व थे, उनकी कोई प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप मौजूद नहीं थी जो उनको ले के चलती, एक प्रॉपर उनकी स्ट्रेटजी नहीं थी, कोऑर्डिनेशन उनका आपस में नहीं था, सब जो है वो सेपरेटली वॉर कर रहे थे। तो ये एक रीज़न बनती है। और फिर हमारे पास है लिमिटेड जियोग्राफिकल स्प्रेड। अब देखें जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो वॉर है वो जस्ट हमारे पास जो सेंट्रल इंडिया है उसके नॉर्थर्न साइड पर रही, बाकी जो मेजर रीजन्स थे ना, जो बड़े बड़े प्रोविंसेस थे, पंजाब था, सिख हमारे पास बंगाल था, वहाँ पे जो है ये वॉर नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स का होल्ड बहुत ज़्यादा मौजूद था। और सिख कम्युनिटी जो पंजाब में थी वो तो पहले ही अपनी जो है वो अलायंस बना चुकी थी, अपनी उनकी जो लॉयल्टीज़ थी वो ब्रिटिशर्स के साथ थी, क्योंकि 1849 में जो है उनकी जो ट्रीटी हुई थी उसकी वजह से जो है फिर वहाँ पे उनका होल्ड बहुत ज़्यादा था। तो जो जियोग्राफिकल यूनिटी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, जियोग्राफिकली ये ज़्यादा सेपरेट नहीं हुई, वो भी एक फेलियर की रीज़न जो है वो बनती है, क्योंकि लोग आपस में यूनाइटेड नहीं थे। फिर लॉयल्टी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स एंड एलीट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। अब कुछ देखें ऊपर मेंशन किए ना, कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर कर रही थी, लेकिन कुछ यहाँ पे जो है प्रिंसली स्टेट्स जैसे कि कश्मीर हो गया और जो हैदराबाद हो गई, ये स्टेट, क्योंकि वहाँ का जो निज़ाम था, वहाँ का जो रूलर था, या कश्मीर का जो रूलर था, पटियाला का जो रूलर था, वो लोग क्या थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ उनकी लॉयल्टी थी। अगर वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बाहर निकलते, इस रिवॉल्ट का हिस्सा बनते, तो भी जो है इस वॉर में इस जंग को जो है वो जीता जा सकता था। फिर है ब्रिटिशर्स की मिलिट्री सुपीरियॉरिटी थी, वो उनके पास टेक्नोलॉजी थी। अब ये देखिए हमारे पास जब हमने 1526 की वॉर के बारे में डिस्कस किया था, जब
थर्ड वॉर ऑफ पानीपत होती, सॉरी फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत होती, पहली पानीपत की जंग, जिसमें ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे उसने इस्कंदर लोदी के साथ जो है सॉरी इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। तो उसमें क्या हुआ था कि इस मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट में एक जो मेजर चीज़ जिसने अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था वो ज़हीरुद्दीन बाबर की मिलिट्री टैक्टिक्स थे, उनकी स्ट्रेटजी थी, उसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ था। लेकिन जो बाद में ये मुग़ल एम्परर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोई भी प्रॉपर स्ट्रेटजी पे अपना काम नहीं किया, ना कोई नेवी फोर्स बनाई और ना ही अपनी जो उनकी मिलिट्री थी उसको किसी प्रॉपरली जो मॉडर्न वेपन्स थे उससे जो है उस मॉडर्नाइज़ किया था। तो उसकी कंपैरेटिवली जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास मिलिट्री सुपीरियॉरिटी थी, उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, एक टेक्निक थी, एक स्ट्रेटजी थी और सेंट्रल लीडरशिप भी उनके पास जो है वो मौजूद थी, जिसकी वजह से जो है वो ये जंग जीत जाते हैं। उसके कंपैरिजन में जो यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के लोग थे जो वॉर लड़ रहे थे, जो ये रिवॉल्ट कर रहे थे, उनकी पुअर ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब ये प्लान बनाया गया था, प्लान ऑलरेडी बनाया था कि वॉर जो है वो करेंगे, ये रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट होगा, लेकिन ये अभी ड्यू नहीं था। लेकिन ये 10 मई में ये जो हमारे पास कार्ट्रिजेस वाला इशू होता है तो उसकी वजह से जो है ये अर्ली स्टार्ट हो जाती है 10 मई को। तो इस वजह से भी जो है ये लैक ऑफ प्लानिंग भी एक रीज़न बनती है जिसकी वजह से ये वॉर जो है सब कॉन्टिनेंट के लोग जीत गए। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी प्रॉपर, इनके पास कोई प्लान नहीं था, और जो हमारे पास बाकी लोग थे, सोसाइटी भी हमारी फ्रेगमेंटेड थी, क्योंकि देखें आपके सब कॉन्टिनेंट के लोग, उसकी कुछ प्रिंसली स्टेट्स, वहाँ के रूलर्स, वहाँ के लोग जो हैं वो अपना अलायंस बनाए हुए हैं ब्रिटिशर्स के साथ, और दूसरी तरफ आपके पास जो है उसी रीजन के लोग जो हैं, उसी सोसाइटी के लोग, सब कॉन्टिनेंट के लोग जो हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन जो थी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी क्लियर नहीं थी कि आया ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल्टी करनी है या इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना है। तो यहाँ पे इस चीज़ ने सोसाइटी को, लोगों को जो है वो फ्रेगमेंटेड कर दिया, और फिर इस वजह से वो कलेक्टिवली जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं निकल सके। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट रीज़न्स बनती हैं। फिर ब्रिटिशर्स ने अपनी फ़ोर्स जो है वो बहुत ब्रूटली जो है वो यूज़ की थी। उसकी जो कैलकुलेटेड और प्रॉपर एक स्ट्रेटजी थी, उसने लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो रिप्रेस किया। उसने इस रिवोल्ट को रोकने के लिए जो स्ट्रिक्ट मेजर्स ली थी ना, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे बहुत ज़्यादा रहा, और इवन के 1857 की वॉर के बाद भी जो है वो जो फियर है, वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो लोगों पे आया। और इंटरनल डिविजन्स की मैंने आपको बताया कि जैसे कि हमारे पास पंजाब का जो रीजन था वो सिखों के कंट्रोल में था, उसके अलावा दूसरी स्टेट्स जो थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वो भी लोग जो है इस रिवोल्ट में जो है वो सामने नहीं आए, और उन्होंने भी जो है बाकी रूलर्स का, बाकी प्रिंसली स्टेट्स का जो है वो साथ नहीं दिया। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि जैसे ही 1857 की वॉर जो है वो ख़त्म होती है 1858 में, और फिर उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स जो किस फॉर्म में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में आए थे। इन्होंने क्या किया, तजारत के लिए आए थे ना, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने ख़त्म कर दी, एबॉलिश कर दी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया, और यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट को जो है फॉर्मली ब्रिटिश की एक कॉलोनी जो है वो डिक्लेयर कर दिया था कि ये अब ब्रिटिश की एक कॉलोनी बनेगी। फिर उसके अलावा जो है टाइटल ऑफ एक्सप्रेस ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इसको एज अ कॉलोनी डिक्लेयर किया। ब्रिटिश क्राउन की जो क्वीन विक्टोरिया थी उसने जो है इसको अपनी लीडरशिप में लिया था। फिर हमारे पास यहाँ पे आते हैं कि डिफरेंट जो पॉलिटिकल मेजर्स, सोशल इकोनॉमिक मेजर्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स की जानिब से लिए जाने लगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। अब देखें 1857 की
वॉर से पहले मैंने आपको बताया था ना कि इस आर्मी में जो है ब्रिटिशर्स भी इन्वॉल्व थे, मुस्लिम्स भी थे, हिंदू भी थे। लेकिन 1857 की वॉर के बाद जो यहाँ पे रेशो थी ना वो चेंज कर दी। यानी कि पहले जो रेशो थी ना वॉर स्टार्ट करने से पहले वो 1:9 थी। 1:9 मतलब कि एक फ़ौजी जो है, एक आर्मी का पर्सन जो है, एक मिलिट्री का पर्सन जो है वो ब्रिटिशर होगा, बाकी 9 जो है वो सब कॉन्टिनेंट के होंगे। लेकिन इसको चेंज करके 1:2 कर दिया गया कि एक अगर ब्रिटिशर का है तो एक ब्रिटिशर है तो 2 जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट के होंगे। ये जो रिडक्शन थी ना नंबर में वो इसी वजह से की थी कि अब ब्रिटिशर्स जो थे वो लोकल्स पे ज़्यादा जो है वो रिलाई करना नहीं चाहते थे, उन पे ट्रस्ट करना नहीं चाहते थे। लेकिन इन रिटर्न क्या हुआ कि लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की जानिब जाने लगे। हमने देखा था ना कि पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं सब कॉन्टिनेंट की, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, कि लोगों को जो है उनकी जो पोस्ट थी या उनकी जो जॉब्स थी उनसे निकाल दिया गया था। तो वो निकालना मेजर रीज़न उसकी यही थी कि ब्रिटिशर्स उन पे ट्रस्ट अब नहीं करना चाहते थे, उन पे रिलाई नहीं करना चाहते थे। और फिर जो लैंड मेजर्स ली गई, लोगों से ज़मीनें छीनी भी गई थी, और उसके अलावा जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया था। फिर चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, उसके बाद जो है हमारे पास 1857 में पावर को सेंट्रलाइज़ किया गया। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही चीज़ों को देखेगी, वही मेन डिसीजन जो है वो लेगी, गवर्नर जो है वो मेन डिसीजन लेगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास इंडियन सिविल सर्विसेज थी उसको भी फॉर्मलाइज़ किया गया, और फिर बाद में अब ब्यूरोक्रेसी जो है उसको स्ट्रेंथन किया। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना वो सोशल रेस्ट के लिए या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए या तो ज़्यादा रिलाई करती थी मिलिट्री पे या फिर ब्यूरोक्रेसी पे। तो उसने ब्यूरोक्रेसी को जो है अपने पर्पस के लिए यूज़ किया। फिर शिफ्ट इन ब्रिटिश पॉलिसी फ्रॉम एग्रेशन टू कंजर्वेटिज्म। अब इसमें क्या है कि देखें, जब 1857 की हमने कॉजेज़ पढ़े वहाँ पे मैंने कुछ अग्रेसिव पॉलिसीज़ आपको बताई थी ब्रिटिशर्स की, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हुए थे, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्सी है, लीगलाइजेशन ऑफ विडो री मैरिजेस हैं, तो और इसके अलावा जो सती की रस्में हैं इनको अबॉलिश किया गया। तो ये जो एग्रेशन और एग्रेसिव पॉलिसीज़ थी ना ब्रिटिशर्स ने उसको ख़त्म किया और कंजर्वेटिज़म की तरफ वो जो है वो आए, ताकि यहाँ के लोगों को जो है थोड़ा थोड़ा उससे जो है उसकी लॉयल्टी हासिल की जाए, उसको अपने साथ मिलाया जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि दोबारा इस तरह का रिवॉल्ट जो है वो स्टार्ट ना हो, और फ्यूचर रिवोल्ट को अवॉइड करने के लिए उसने ये अग्रेशन की पॉलिसी ख़त्म की, और साथ में ही एक और पॉलिसी उसने जो है वो अपनाई, डिवाइड एंड रूल की। अब मैंने जब आपको बताया ना 1857 की रिवॉल्ट के बारे में, मैंने आपके सामने इंडियंस या सब कॉन्टिनेंट के लोगों का जिक्र किया है। मैंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं ने ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया था या मुस्लिम्स ने किया था, दोनों ने मिल के ये रिवॉल्ट स्टार्ट किया था। तो ब्रिटिशर्स ये कहते थे अगर ये लोग यूनाइटेड रहे, हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहे, तो ये फ्यूचर में इससे ज़्यादा अग्रेसिव रिवोल्ट जो हैं वो हमारे अगेंस्ट कर सकते हैं। इसीलिए वो जो है हिंदू और मुस्लिम उन दोनों को आपस में डिवाइड करना चाहते थे, और उन्होंने ऐसा ही किया, डिफरेंट पॉलिसीज़ अपनाई, जिसकी वजह से जो है हिंदू और मुस्लिम आपस में डिवाइडेड हुए। और फिर हमें पता है जब वो डिवाइडेड हो गए तो वो कितना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो रिवॉल्ट स्टार्ट कर सकते थे। और दूसरी तरफ ये हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस जो थे, हिंदूज़ जो थे ना, उनके साथ लॉयल्टी स्टार्ट की, उनको डिफरेंट जो है वो पोस्ट पे जॉब्स देना शुरू की। लेकिन कंपैरेटिवली जो है जो मुस्लिम्स थे उनके अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट मेजर्स लिए, उनको जो है जॉब्स वगैरह से हटा दिया, या फिर बहुत जो छोटी नौकरियां होती थी वो दी जाती थी। तो इस तरह से जो है एक तो मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए, और दूसरे मुस्लिम्स जो है वो हिंदुओं के भी अगेंस्ट हो गए, कि हिंदुओं ने जो है वो यहाँ पे इनको उनके साथ धोखा किया है। उसके बाद हमारे पास मुग़ल एम्पायर जो है वो भी एंड हो जाती है। एक ट्रेडिशनल जो इंस्टीट्यूशन था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी मुग़ल एम्पायर की,
वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद जो है हार्श रिप्रेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो ब्रिटिशर्स की जानिब से थी वो बहुत ज़्यादा जो है इंटेंसिफाई होती है। वो जो वॉर है, कॉस्ट ऑफ वॉर, यानी कि जो पैसा लगा के ब्रिटिशर्स ने वॉर की थी ना, जंग लड़ी थी, जो कॉस्ट आई थी वो उस कॉस्ट को यहाँ से कलेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, वो अपना पैसा वसूल करना चाहते थे जो उन्होंने जंग पे लगाया था। तो वो इसी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के साथ उन्होंने किया। फिर बिगनिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग। अब यहाँ से इंडियन नेशनलिज्म भी फिर बाद में स्टार्ट होता है कि जब दोबारा से रिप्रेसिव पॉलिसीज़ जो हैं वो ब्रिटिशर्स की स्टार्ट हुई, तो यहाँ के लोग जो थे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि हम ब्रिटिशर्स के साथ जो हैं वो यहाँ पे उसकी लीडरशिप में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमें इंडियंस के लिए काम करना पड़ेगा। इसीलिए फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बनाई गई थी ताकि इंडियंस के पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो है वो काम किया जाए और यहाँ से ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए प्रॉपर जो है वो स्ट्रेटजी बनाई जाए। ठीक है, यहाँ से इंडियन नेशनलिज्म का स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि ये इंडियन नेशनलिज़म। अब देखें, इंडियन नेशनलिज़म की जब हम बात करते हैं ना, तब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की डिवीजन्स नहीं आती, यानी कि इंडिया में रहने वाले, सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो लोग हैं उनका नेशनलिज़म। लेकिन फिर बाद में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, बंगाल के जो पार्टीशन का एन्यूलमेंट होता है, फिर उसके बाद जो पॉलिसीज़ हुई उसकी वजह से फिर हिंदू नेशनलिज़म और मुस्लिम नेशनलिज़म ये एमर्ज होता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, क्यों स्टार्ट हुई, बेसिक रीजंस क्या थे और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आए।